हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सो कि आपको जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर था इस पार्ट का आपको बहुत पसंद आया होगा। आज इस वीडियो में हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के यूनिट फर्स्ट के चैप्टर फर्स्ट के जो टॉपिक बच गए थे उसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, जिसका हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। और लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। जैसा कि आपको पता है कि हमने फर्स्ट वीडियो में हमने डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी देख लिया था और लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी सिस्टम देख लिया था एंड बेसिक लाइफ प्रोसेस भी देख ली थी। आज इस पूरे वीडियो में हम होम्योस्टेसिस के बारे में बात करेंगे, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम बेसिक एनाटॉमी एंड टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट हमारे जानते हैं कि होम्योस्टेसिस क्या है। होम्योस्टेसिस हम देखते हैं कि दो वर्ड से मिलके बना है। फर्स्ट है होम्यो, सेकंड है स्टेसिस। होम्यो का मतलब क्या होता है? सिमिलर, और स्टेसिस का मतलब होता है स्टेट। मतलब कि सिमिलर स्टेट या कांस्टेंट स्टेट हो गया, मतलब बैलेंसिंग स्टेट हो गई। मतलब जो है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इंटरनल इन्वायरमेंट में चेंज होकर उसको रेगुलेट करना या बैलेंसिंग करना, वो हमारे क्या हो गया? होम्योस्टेसिस में आ गया। इसकी डेफिनेशन क्या है? द बॉडीज एबिलिटी टू मेंटेन अ स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट डिस्पाइट एक्सटर्नल चेंजेस। मतलब बाहरी वातावरण में कुछ भी चेंजेस हो उसके अकॉर्डिंग अपनी बॉडी खुद को स्टेबल बनाए रखती है, उसको क्या बोलते हैं अपन? होम्योस्टेसिस। जैसे क्या करती है? रेगुलेटिंग वेरियस फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, पीएच, ब्लड शुगर एंड फ्लूइड बैलेंस। मतलब ये सारे जो चीज़ें हैं जो कोई भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से अपने इंटरनल इन्वायरमेंट में चेंजेस आ जाते हैं और उसको बैलेंसिंग में लाने के लिए बॉडी काम करती है, उसको अपन क्या बोल रहे हैं? अपन होम्योस्टेसिस बोल रहे हैं। नेक्स्ट अपन इसके एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे बॉडी टेम्परेचर हो गया। बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अब क्या हो गया कि इसमें देखते हैं अपन कि होम्योस्टेसिस यहाँ पे किस जगह काम आ रहा है। जैसे बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, कैसे होगा इंक्रीज? जब भी कोई मतलब गर्मी होगी, गर्मी का टाइम होगा, हीट अपने सराउंडिंग में होगी, तो क्या होगा? अपनी बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। बॉडी टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा तो अपनी बॉडी क्या करती है कि अपनी नॉर्मल स्टेट में आने के लिए अपनी बॉडी क्या करती है? स्वेटिंग स्टार्ट कर देती है और वेसोडाइलेशन स्टार्ट कर देती है। जब स्वेटिंग स्टार्ट होगी तो क्या होगा कि अपनी बॉडी से हीट बाहर निकलेगी और उस वजह से क्या होगी? अपनी बॉडी कूल डाउन होने की कोशिश करेगी। तो ये पूरी की पूरी क्या होगी? अपनी बॉडी में टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो अपनी बॉडी ही वापस क्या ट्राई कर रही है कि अपनी बॉडी को नॉर्मल टेम्परेचर पे लाया जाए। तो ये ही एक क्या हो गई? अपनी होम्योस्टेसिस स्टेज हो गई। फिर अपन सेकंड देखते हैं इसका एग्जांपल कि बॉडी टेम्परेचर अगर मान लो डिक्रीज हो रहा है, मतलब कम हो रहा है, तो वो कैसे हो रहा है कि जैसे अपने सराउंडिंग में अगर ठंडा माहौल है, सर्दियों का टाइम चल रहा है, तो अपनी बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा तो बॉडी क्या करेगी? अपने को हीट खुद से प्रोडक्शन करने की कोशिश करेगी ताकि अपना बैलेंस टेम्परेचर बना रहे। जैसे वो क्या करेगी? शिवरिंग स्टार्ट कर देगी या वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन स्टार्ट कर देगी। तो उससे क्या होगा कि बॉडी में हीट कंजर्व होने लगेगी और धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। तो बॉडी क्या कर रही है? जब टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो बॉडी क्या कर रही है? टेम्परेचर बढ़ाने का काम कर रही है, और जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो बॉडी क्या कर रही है? डिक्रीज करने का काम कर रही है। तो ये क्या कर रही है? एक स्टेबल स्टेट बनाने की कोशिश कर रही है और उसको क्या बोल रहे हैं अपन? होम्योस्टेसिस बोल रहे हैं। और ये फर्स्ट इसका एग्जांपल क्या हो गया? बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन कर रही है। फिर सेकंड अपन देखते हैं ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन। ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन में क्या है? जैसे अगर मान लो अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो गया अपनी बॉडी में, कैसे इंक्रीज होगा कि कुछ भी मीठा वगैरह खा लिया या खाना खा लिया है और उस वजह से अपने बॉडी में क्या हो गया? ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो गया। तो क्या करेगी? पेनक्रियाज इंसुलिन रिलीज करेगी, ताकि क्या होगा कि वो जो ग्लूकोज है अपनी बॉडी में इंक्रीज हुआ है वो क्या करेगा? सब सेल के पास डिवाइड हो जाएगा, सब सेल के पास चला जाएगा, ताकि क्या होगा कि अपनी बॉडी उस ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन कर लेगी और जिससे कि क्या होगा कि ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो जाएगा और वो वापस होम्योस्टेसिस स्टेज पे आ जाएगा, मेंटेनेंस पे आ जाएगा। फिर आता है ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर डिक्रीज हो रहा है, मान लो अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे? उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या हो गया? ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्रॉप हो गया। ये मोस्ट ऑफ टाइम में फास्टिंग के टाइम पे या लॉन्ग टाइम अपन क्या करते हैं कि डाइटिंग वगैरह कर लेते हैं, तो उस वजह से क्या होता है कि अपनी बॉडी प्रॉपर तरीके से ग्लूकोज प्रोड्यूस नहीं कर पाती और जिसकी वजह से अपनी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। तो क्या करता है? पेनक्रियाज क्या रिलीज करेगा? ग्लूकागोन। ग्लूकागोन क्या करेगा? फिर ये क्या जो लीवर के पास जो ग्लूकोज
स्टोर्ड है उसको क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, जिस वजह से अपने क्या हो जाएगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाएगा। समझे आप? जब अगर अपनी बॉडी में इंक्रीज हो रहा है ग्लूकोज का लेवल, तो उसको होम्योस्टेसिस के तहत वो क्या करेंगी, ब्लड अपनी बॉडी क्या करेगी कि ग्लूकोज को अपने बॉडी के अंदर कम करने का काम करेगी, ताकि अपनी बॉडी में एक स्टेबल स्टेज बनी रहे या मेंटेनेंस बना रहे। मान लो अगर अपनी बॉडी में नॉर्मल लेवल से अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो गया, तो क्या करेगी बॉडी, अपने बॉडी क्या करेगी कि धीरे धीरे ग्लूकोज प्रोडक्शन स्टार्ट करेगी, ताकि अपनी बॉडी क्या हो जाए, नॉर्मल मेंटेनेंस स्टेज पे आ जाए। तो आप मुझे इस आज के इस वीडियो के लेक्चर के कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताना कि नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज का लेवल कितना होता है, और अगर प्री डायबिटिक हो या डायबिटिक पेशेंट हो तो उनमें कितना होता है। फिर आते हैं अपना रेस्पिरेटरी रेट रेगुलेशन। रेस्पिरेटरी रेट रेगुलेशन में क्या होगा कि जब भी कोई अपन भागते हैं या कोई भी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, जिम करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो क्या होता है कि अपने एकदम से रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाती है। अपनी बॉडी क्या करती है, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ा लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देती है। तो उससे क्या होता है कि अपनी ब्रीथिंग रेट बढ़ जाएगी और गैस का एक्सचेंज स्टार्ट हो जाएगा। जैसे अपन भाग रहे हैं तो क्या होता है कि अपने को सांस ज़्यादा चलने लग जाती है, तो वो यहीं पे एक मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है कि जैसे अपन भाग रहे हैं तो बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड चाहेगी कि मैं बाहर निकलूं, तो क्या हो जाएगा, ऐसे गैस एक्सचेंज फास्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो वो क्या हो गया, रेस्पिरेटरी रेट क्या हो गई, बढ़ गई है। तो उस अकॉर्डिंग ये गैस का आदान प्रदान भी स्टार्ट हो जाएगा। फिर आगे हम देखते हैं ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन कैसे हो रहा है। ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन कैसे हो रहा है कि जैसे अगर इंक्रीज ब्लड प्रेशर हो रहा है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा, बेरो रिसेप्टर के पास जाएगा ये न्यूज़ की ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो फिर ये बेरो रिसेप्टर क्या करेगा, इफेक्टर के पास भेजेगा अपनी न्यूज़ की ये काम अपने को करने हैं कि क्या काम, कंट्रोल सेंटर के पास भेजेगा कि ये प्रॉब्लम हो रही है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो अपने को क्या काम करना है। तो फर्स्ट ये क्या करेगा कि कार्डियक इनिबिटर सेंटर के पास भेजेगा। तो क्या करेगा, ये हार्ट रेट क्या कर देगा, स्लो डाउन कर देगा, हार्ट रेट को कम कर देगा। फिर कार्डियक एसिलेटर सेंटर के पास जाएगा, तो वो क्या करेगा कि हार्ट कॉन्ट्रैक्शन को कम कर देगा, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को कम कर देगा। और फिर वेसो मोटर के सेंटर के पास जाएगा, तो ये क्या करेगा, वेसो डायलेशन कर देगा। अगर ये कार्डियक के पास गया तो क्या करेगा ये कि कार्डियक आउटपुट को कम कर देगा, और वेसो मोटर के पास जाएगा तो वेसो डायलेशन कर देगा, ब्लड वेसल्स को वाइड कर देगा। तो क्या हो जाएगा, बीपी ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, और वो वापस होम्योस्टेसिस रिस्टोर हो जाएगा कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज में आ गया। अगर मान लो ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो गया, तो क्या करेंगे, वापस वो बेरो रिसेप्टर के पास जाएगा कि ब्लड प्रेशर भैया कम हो गया है। तो वो वापस क्या करेगा कि इसके जो कंट्रोल सेंटर के पास जाएगा, कार्डियक सेंटर और वेसोमोटर सेंटर के पास जाएगा। तो क्या करेगा, कार्डियक इनहिबिटर सेंटर हो जाएगा। तो वो क्या करेगा कि हार्ट रेट को इंक्रीज कर देगा, और क्या करेगा कि हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देगा। कार्डियक एसिलेरेटर सेंटर क्या करेगा, कार्डियक के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देगा, और वेसोमोटर सेंटर क्या करेगा, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन कर देगा। और ये कार्डियक सेंटर वाले क्या करेंगे, कार्डियक आउटपुट को भी बढ़ा देंगे। तो जिससे क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और वो वापस होम्योस्टेसिस रिस्टोर हो जाएगी। जैसे आप अपन यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ये देखो, ये जैसे कोई भी एक ब्लड वेसल्स है, एक नॉर्मल स्टेज में है। जैसे अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ तो ये क्या करेगा, ये बेरो रिसेप्टर के पास जाएगा, और बेरो रिसेप्टर क्या करेगा, रिसेप्टर के पास जाएगा कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया है, बीपी इंक्रीज हो गया है। तो क्या करेगा, ये फिर कहाँ जाएगा, कंट्रोल सेंटर के पास जाएगा, कंट्रोल सेंटर के पास जाएगा। और कंट्रोल सेंटर क्या करेगा, ये क्या करेगा, हार्ट रेट को कम कर देगा और कॉन्स्ट्रिक्शन को भी कम कर देगा और वेसो डायलेशन कर देगा। ठीक है, तो उस वजह से क्या हो जाएगा, बीपी कम हो जाएगी। मतलब फर्स्ट एकदम से ये हो गया तो वेसो डायलेशन करेगा तो वाइड हो जाएगी
ब्लड वेसल्स अपनी, और उस वजह से वापस ये रिस्टोर स्टेज पे आ जाएगा। फिर अपन देखते हैं कि जैसे अगर ब्लड प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ब्लड प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा कि ये फिर अपने ये बेरो रिसेप्टर के पास जाएगा, बेरो रिसेप्टर के पास जाएगा। तो ये क्या करेगा कि इसको इन्फॉर्म करेगा, और ये फिर क्या करेगा अपने के क्या करेगा कि ये हार्ट रेट को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, और कॉन्स्ट्रिक्शन को भी इंक्रीज कर देगा। और फिर क्या करेगा ये जो ब्लड वेसल्स है उनको नैरो कर देगा। ठीक है, ब्लड वेसल्स को नैरो कर देगा, मतलब ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रक्शन कर देगा, ताकि क्या होगा, इन सब से क्या हो जाएगा, वापस से बीपी इंक्रीज हो जाएगी। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, आई होप सो। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब अपन आते हैं फीडबैक सिस्टम के ऊपर। फीडबैक सिस्टम क्या है कि ये क्या करता है, होमियोस्टेसिस के मेंटेनेंस को और रेगुलेशन को गवर्न करता है। ये फीडबैक सिस्टम की कैसे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ों को क्या करता है, ये मेंटेन करने के लिए या रेगुलेशन करने के लिए काम आता है। जैसे डेफिनेशन क्या है फीडबैक की, फीडबैक सिस्टम इज अ वे द बॉडी रेगुलेट्स इटसेल्फ टू मेंटेन अ स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट। मतलब क्या होती है कि अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ भी हो रहा हो, या टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और कम हो रहा हो, या फिर ग्लूकोज लेवल कुछ भी हो रहा हो, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को हमेशा मेंटेनेंस स्टेज पे रखने का काम करती है। जैसे फीडबैक सिस्टम में कितने 3 बेसिक कंपोनेंट इंक्लूड्स है। फर्स्ट है रिसेप्टर, सेकंड है कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर। रिसेप्टर क्या करता है, ये क्या करता है, कुछ भी अगर बॉडी में कुछ भी चेंजेस हुए हो, लाइक टेम्परेचर हो, ब्लड शुगर हो, लेवल कुछ भी हो, ये अगर थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हुआ हो तो रिसेप्टर के पास चला जाता है, ये डिटेक्ट कर लेता है। फिर कंट्रोल सेंटर क्या करता है, ये रिसेप्टर क्या कंट्रोल सेंटर के पास भेजता है ये चीज़ें। ये क्या करता है, रिसेप्टर से मैसेज को लेता है और क्या करता है कि जो मैसेज है वो वापस से और बनाता है, अपने मैसेज बनाता है या इम्पल्स जनरेट करता है। जैसे हॉर्मोन्स हो गए, केमिकल चेंजेस हो गए, ये अपने नॉर्मली जो भी चीज़ें होती है वो नर्व इम्पल्स के थ्रू आउटपुट देता है। फिर क्या होता है, ये इफेक्टर के पास जाते हैं, नर्व इम्पल्स है जो सिग्नल्स वगैरह हो गए वो इफेक्टर के पास जाते हैं, और वो क्या करते हैं, अपने जो भी चेंजेस हुए हैं उसको रिस्टोर करने का काम करती है। जैसे कैसे करेंगे ये, जैसे अपन देख सकते हैं कि जैसे अपना बॉडी टेम्परेचर मान लो इंक्रीज हो रहा हो, बॉडी टेम्परेचर क्या होगा, अगर मान लो बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा कि ये किसके पास जाएंगे, रिसेप्टर। ठीक है, रिसेप्टर अपने में क्या है, थर्मो रिसेप्टर। क्या है, थर्मो रिसेप्टर। और फिर उससे क्या जाएगा, ये फिर किसके पास जाएगा, कंट्रोल सेंटर के पास। कंट्रोल सेंटर के पास जाएगा तो वो कौन सा है अपना कंट्रोल सेंटर, हाइपोथैलेमस। क्या है, हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस क्या करेगा कि उसको है ना ये इफेक्टर के पास भेजेगा। किसके पास, इफेक्टर के पास। इफेक्टर क्या क्या चीजें अपने है ब्लड वेसल्स। क्या है, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या करेगी, ही उसको वेसल्स को क्या करेगी, डायलेट कर देगी, डायलेट कर देगी, और उसके साथ ही क्या स्टार्ट कर देगी, स्वेटिंग स्टार्ट कर देगी। तो अपने क्या हो जाएगा, अपना नॉर्मल टेम्परेचर हो जाएगा, अपने स्वेटिंग स्टार्ट हो जाएगी तो अपनी बॉडी अपने आप से कूल डाउन होना स्टार्ट कर देगी और ब्लड वेसल्स वाइड हो जाएगी, वेसो डायलेशन हो जाएगा, और जिससे कि क्या हो जाएगा, हीट लॉस हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं। फिर आता है अपना टाइप्स ऑफ फीडबैक सिस्टम पे। टाइप कौन कौन से है, तो अपने एक तो है नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, एक है पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। नेगेटिव में क्या है कि ये क्या करती है कि इट हेल्प्स टू मेंटेन स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द बॉडी बाय रिवर्सिंग डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल स्टेट। मतलब नॉर्मल स्टेट पे कुछ भी हुआ हो उसको रिवर्स करने का काम कौन करेगी, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। कौन करेगा, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम काम करेगा। जैसे इसके एग्जांपल में क्या है, रेगुलेट द बॉडी ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर का जैसे अपन ने लास्ट में अभी देखा ये थोड़ी देर पहले, वो उसका पूरा का पूरा फ्लो चार्ट इसका एग्जाम्पल है। फिर बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन, ये पूरा का पूरा अपन ने फ्लो में पढ़ा है। तो इसमें जैसे अभी अभी आप देख सकते हो, जैसे ये बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो उसके साथ क्या हो जाएगा, स्वेटिंग
डायलेटिंग हो जाएगी और वेसोडाइलेशन हो जाएगा, और जिसके साथ ही ये क्या करेगा, हीट को निकालेगा और कूल डाउन हो जाएगी अपनी बॉडी अपने आप से, ये वाली चीज़ है। और फिर है ब्लड ग्लूकोज का रेगुलेशन, ये भी अपन ने पढ़ा है, और हार्मोन रेगुलेशन ये भी अपन ने लास्ट स्लाइड में देखा है। फिर आते हैं पॉजिटिव फीडबैक में। पॉजिटिव फीडबैक में क्या होगा, इट इन्हांसेस और इंटेंसिफाइज प्रोसेस टू रीच अ स्पेसिफिक गोल और एंड पॉइंट। मतलब ये क्या करता है कि जब तक उस गोल को अपन ने प्राप्त नहीं कर लिया हो, उस प्रोसेस तक ये इंटेंसिटी बढ़ाता जाता है, इन्हांस करता जाता है। जैसे क्या होता है कि बेबी का बर्थ के टाइम पे ये अपने को क्या होता है कि सर्विक्स कॉन्स्ट्रक्शन करना ज़रूरी होता है, तो उस टाइम क्या करता है, यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शंस होता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करता है कि सर्विक्स के पास, सर्विक्स सेंटर के पास ब्रेन के अंदर सिग्नल भेजता है कि कॉन्स्ट्रक्शन करवाना है ताकि बेबी का बर्थ हो सके। तो ये जो ब्रेन होगा, ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड के से क्या होगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, और वो क्या काम करेगा, ऑक्सीटोसिन ब्लड स्ट्रीम के थ्रू यूट्रस के पास जाएगा, और वो क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन को, और वो यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा, और जिससे कि बेबी का बर्थ हो जाएगा। और वो कॉन्ट्रैक्शन तब तक बढ़ता जाएगा जब तक कि उस बेबी का बर्थ नहीं हो जाए, और ये पूरी की पूरी साइकिल चलती रहेगी। जब तक बेबी का बर्थ नहीं हो जाता तब तक कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होंगे, और वो बार बार ब्रेन को सिग्नल्स पहुंचाएगा, और जिससे कि क्या, ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा और वो ब्लड स्ट्रीम में पहुंचेगा, और फिर वो क्या करेगा, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करेगा, और जिससे कि बेबी का बर्थ होने में इजीनेस रहे। आई होप सो कि आपको ये आज का वीडियो पसंद आया हो, और आपको इससे भी पहले का वीडियो लेना चाहिए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और इसी तरीके से हमारे चैनल पे बने रहे ताकि आपको अधिक से अधिक और वीडियो प्राप्त हो सके। एंड मेरे चैनल को और सब्सक्राइब कर ले ताकि और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो सके इन सब चीज़ों के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।